हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 86 चोर मचाए शोर। दस्तक बहुत ही हल्की थी, पर जिसका सुनना जरूरी था वो उसे सुन चुकी थी, क्योंकि बबली ने तो सोने के लिए अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। बबली ने अपना नाइट गाउन पहना और दबे पैर बेड से उतरकर बालकनी की खिड़की की तरफ गई। वहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मंगर काले कपड़ों में काला मास्क पहने खड़ा था और अपनी गिद्ध जैसी आंखों से अंदर झांक रहा था। तभी बबली के फोन पर अर्नव का मैसेज आया कि वो मंगर को अंदर आने दे, वही मोनिका का भेजा हुआ प्यादा है। बबली ने तुरंत बालकनी की खिड़की का कांच सरकाया ताकि मंगर अंदर आ सके। चूंकि बबली कुंडी पहले ही खोल चुकी थी, इसलिए चटकनी की आवाज होने का सवाल भी पैदा नहीं हुआ। मंगर के अंदर आते ही बबली ने बिना चूक किए उसे इशारे से समझा दिया कि श्रेया और वंश कौन से कमरे में हैं। मंगर ने हामी में सिर हिलाया और वो धीरे धीरे वंश के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से श्रेया के कमरे का दरवाजा खोला और दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुआ। उतनी देर में बबली ने अपने बाल बिखेरे, अपने माथे पर एक चोट का निशान बनाया, बालकनी के साथ लगी टेबल और अपने बिस्तर का हुलिया खराब किया और दरवाजे के पास फर्श पर ऐसे लेट गई जैसे मंगर ने उसे वहां मारकर बेहोश किया हो। श्रेया को दिखाने के लिए चोरी का सीन सेट किया जा चुका था। जैसे ही मंगर वंश के कमरे में घुसा, उसने देखा कि वंश श्रेया के गले में अपनी नन्ही सी बाजू डालकर सो रहा है और श्रेया भी नींद में है। पर मंगर अपने बीते हुए कल में इतनी चोरियां तो कर चुका था कि उसे ये समझ में आ जाए कि शिकार गहरी नींद में है या कच्ची। श्रेया कच्ची नींद में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद से लड़ते लड़ते बस अभी सोई थी। तो बस मंगर ने वही किया जो उसने करना था। वो वंश के रूम में रखे महंगे वीडियो गेम सेट की तरफ गया और उसने जानबूझकर एक लैंप को हाथ मारा। वो लैंप जैसे ही फर्श पर गिरा, वैसे ही श्रेया की आंख खुली और वो हड़बड़ा कर उठी और चिल्लाने लगी, कौन है? हाँ, कौन हो तुम? श्रेया ने बेड के साइड में रखा वंश का क्रिकेट बैट उठाया और वो चिल्लाते हुए मंगर की तरफ लपकी। वंश गहरी नींद में था। वो नींद में ऊँघा जरूर, शायद उसने श्रेया को मम्मा कहकर आवाज भी लगाई, पर उसकी नींद नहीं टूटी। मंगर ने श्रेया को धक्का दिया और पूरी तेजी से वो वंश के कमरे से भागा। श्रेया शोर मचाती हुई उसके पीछे भागी। रुको, मैं कहती हूँ रुक जाओ। आह, बबली, घर में चोर। ओह नो, बबली। श्रेया मंगर के पीछे भागते हुए बबली के कमरे तक आई तो उसने देखा कि बबली के कमरे की हालत खराब है और वो फर्श पर पेट के बल गिरी पड़ी है। श्रेया चीखते हुए बोली, बबली। श्रेया बबली को उठाने के लिए भागी और मंगर इस बात का फायदा उठाते हुए बालकनी की खिड़की से बाहर निकलकर पलक झपकते ही गायब हो गया। बबली ने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें खोली तो श्रेया की जान में जान आई। बबली ने नाटक करते हुए धीरे से कहा, श्रेया, घर में चोर घुस आया है। चोर? आह। श्रेया ने जज्बाती होते हुए पूछा, तुम ठीक हो न, बबली? बबली ने कहा, हाँ, पर वो चोर। श्रेया ने गुस्से में आते हुए कहा, निकल कर भाग गया कमबख्त। पर वो सोसाइटी के अंदर आया कैसे? श्रेया ने बबली को उठाकर बैठाया, उसे पानी पिलाया, उसका माथा सहलाया और फिर वंश को बबली के पास हॉल में बैठा कर श्रेया ने तुरंत निहाल को फोन लगाया, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि निहाल को कॉल लगाने के अलावा श्रेया को कुछ सूझा नहीं। निहाल, जो इस वक्त श्रेया के झूठ को लेकर बहुत गुस्से में था, उसने जैसे ही श्रेया का कॉल उठाया, श्रेया ने घबराई हुई आवाज में निहाल से सीधे ही ये कहा, निहाल, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रात में इतनी लेट फोन कर रही हूँ, पर क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? श्रेया की आवाज में वो घबराहट और डर सुनकर निहाल का गुस्सा फिलहाल के लिए काफूर हो गया और उसने फिक्रमंद होते हुए श्रेया से पूछा, श्रेया, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक है न वहाँ? वंश को तो कुछ नहीं हुआ न? श्रेया ने घबराते हुए कहा, वंश को कुछ नहीं हुआ है। वो ठीक है, मैं भी ठीक ही हूँ। बस बबली को थोड़ी चोट आई है। घर में चोरी हुई है, निहाल। कोई
कोई चोर आया था घर में। निहाल झटका खाते हुए बोला, व्हाट? चोरी? तुम घबराओ मत, श्रेया। मैं अभी के अभी निकलता हूँ ऑफिस से। निहाल ने फोन रखा और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो फुर्ती से अपनी ऑफिस बिल्डिंग से निकला। उसके दिमाग में हथौड़े चल रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका गला सूख रहा था। वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि श्रेया और वंश पर इतना बड़ा खतरा आया और वो यहाँ ऑफिस में बैठकर एक हीरे के ब्रेसलेट की जासूसी करने में मसरूफ था। दूसरी ओर डर और घबराहट से उफनती हुई श्रेया ने अपने फ्लो के सभी पड़ोसियों को जगा दिया था और उन्हें लेकर वो बिल्डिंग के नीचे आकर सारे चौकीदारों की क्लास लगा रही थी। गेट के चौकीदारों ने ये कहकर श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था कि उन्हें तो किसी चोर के आने जाने की भनक भी नहीं लगी। श्रेया ने बौखलाते हुए कहा, व्हाट? आर यू सीरियस? तुम सब के सब इस सोसाइटी के 3 चौकीदार, जिनके ऊपर 200 फ्लैट्स में रह रही फैमिलीज की सेफ्टी की जिम्मेदारी है। तुम्हें पता ही नहीं है कि इस सोसाइटी के अंदर चोर आया। उसने एक घर में चोरी की और मेरे शोर मचाने के बावजूद वो भाग भी गया, बिना तुम सबकी नजर में आए। हाँ, अंदर तो वो गेट से ही आया होगा ना। तुम में से किसी को नहीं दिखा वो, या तुम लोग गेट और ड्यूटी पर थे ही नहीं। इतना कहते कहते श्रेया की आवाज गुस्से और घबराहट से कांपने लगती है। अगर आज मेरे छोटे से बेटे को, मेरी दोस्त को, जो मेरे भरोसे मेरे घर में बैठी है, उसे कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? हाँ, कहाँ जाती? ये सोचा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दो। श्रेया की दहाड़ सुनकर सोसाइटी के गार्ड्स के पसीने छूटने लगे। सोसाइटी के बाकी लोग भी श्रेया का डर और दुख समझते हुए वो भी उन गार्ड्स से पूछने लगे कि क्या वो ड्यूटी पर थे भी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि शायद चौकीदार गेट पर थे भी नहीं। तभी चोर अंदर आया और इतनी आसानी से श्रेया के फ्लैट में घुस भी गया। क्या पता श्रेया की बाय इन्वॉल्व्ड हो। उसने घर के सामान पर नजर रखी होगी और जब देखा कि श्रेया एक मोटी आसामी है और एक अकेली औरत है, तो करवा दी चोरी उसके घर में उसने। वरना 200 फ्लैट छोड़कर भला चोर श्रेया का फ्लैट ही क्यों चुनेगा? अगर उसे ये पता होगा कि श्रेया के घर में कीमती सामान है, तभी तो डाका डाला ना उसने। चौकीदारों का बुरा हाल था। उन्हें लग रहा था कि अब नौकरी तो जाएगी सो जाएगी, पर अगर श्रेया मैडम ने हमें पुलिस में दे दिया तो। बिल्डिंग के नीचे हो रहा ये सारा तमाशा बबली सोए हुए वंश को गोद में उठाए श्रेया के फ्लैट की बालकनी से देख रही थी। श्रेया की तकलीफ और बेचारे चौकीदारों को पड़ रही फटकार को देखकर बबली को बहुत बुरा लग रहा था, गिल्ट फील हो रहा था। अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी कि वो इतने बड़े और झूठे तमाशे का हिस्सा बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर मोनिका शेरगिल का दबाव था। पर फिर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि जो कुछ भी उसने, अर्नव और मोनिका शेरगिल ने किया है, उसके पीछे उनके इरादे तो नेक और साफ ही हैं। श्रेया और निहाल जैसे 2 जिद्दी लोगों को किसी सीधे तरीके से तो साथ नहीं लाया जा सकता। तभी बबली का फोन बजा और उसने देखा कि अर्नव उसे कॉल कर रहा है। श्रेया ने वंश को हौले से वापस बेड पर सुलाया और कोने में जाकर उसने अर्नव का कॉल लिया। अर्नव, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ, अभी अभी यहाँ इतना बड़ा ड्रामा किया है हमने और तुम मुझे फोन कर रहे हो। वो तो शुक्र है कि इस वक्त श्रेया बिल्डिंग के नीचे गार्ड्स की क्लास लेने गई है। अगर वो इस वक्त घर में होती और तुम्हारा कॉल आता तो क्या होता? रिमेंबर, मेरे सिर पर चोट लगी है, जैसा कि अब तक तुम्हें इस चालाक मंगर ने बता दिया होगा। मैं सदमे में हूं और सदमा झेल रहा इंसान फोन नहीं उठाता। कॉल काटो। वंश कभी भी जाग सकता है और श्रेया कभी भी वापस ऊपर आ सकती है। अर्नव ने कहा, सॉरी भाविका जी कि मैंने आपको इस नाजुक वक्त में कॉल किया। मैंने तो बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि माहौल क्या है वहाँ। श्रेया मैडम और वंश ज्यादा डरे तो नहीं है ना? वो मुझे, मोनिका मैडम को अपडेट भी देना है ना? बबली ने तंज कसते हुए कहा, व्हाट? ये कैसा बचकाना और वाहियात सवाल है अर्नव। मंगर चोर था भाई, चोर, जो श्रेया के घर के अंदर घुस भी आया और उसकी सहेली को घायल करके निकल भी गया। ऐसे हादसे के बाद श्रेया ठीक कैसे हो सकती है?
मती मारी गई है क्या तुम्हारी? हाँ, श्रेया इस वक्त इतनी डरी हुई और बौखलाई हुई है कि उसने घबरा कर निहाल को कॉल करके बुला लिया है। निहाल के आने के बाद क्या बवाल होगा, पता नहीं, उसके गुस्से से तो सब वाकिफ हैं ही। बस शुक्र मनाओ कि जब मंगर घर के अंदर घुसा तो वंश गहरी नींद सो रहा था, इसलिए उसने न कुछ देखा और न सुना। वरना पता नहीं ये मासूम सा बच्चा कितनी दहशत में आ जाता। अर्नव, आज मैंने श्रेया को एक बार फिर धोखा दिया है। बस फर्क इतना है कि इस बार मैंने जो किया है, उसके और वंश के भले के लिए, उनके फ्यूचर के लिए किया है। बस दुआ करो कि अब आगे बिल्कुल वैसा हो, जैसा हमने और मोनिका आंटी ने सोचा है। अर्नव ने भावुक होते हुए कहा, आप चिंता न करें, भाविका जी। निहाल सर और श्रेया मैडम को वंश के लिए, एक दूसरे के लिए, साथ आना ही है और अब वही होगा भी। हमने जो भी किया है, साफ नीयत से किया है, हमारा इरादा यहाँ किसी को हर्ट करने का नहीं है, हम एक परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख लेना वही होगा भी। इसलिए आप ऐसा हरगिज न सोचे कि आपने श्रेया मैडम का कोई नुकसान किया है या उन्हें कोई धोखा दिया है। और मैं ये बात आपसे बिना अपनी नौकरी जाने की फिक्र किए, या मोनिका मैडम से आपको बहकाने के पैसे लिए बिना कह रहा हूँ। ठीक है न? बबली ने इम्प्रेस होते हुए कहा, थैंक यू अर्नव, तुमने जो कुछ कहा उसके लिए। सही अंजाम के लिए गलत काम करना, फिर भी गलत ही होता है, पर तुम्हारी बातों से मुझे हिम्मत मिली। थैंक्स। शायद अब श्रेया और निहाल का सामना करना मेरे लिए उतना मुश्किल न हो। अब मैं फोन रखती हूँ। श्रेया कभी भी ऊपर आ सकती है और मुझे वंश का ख्याल भी रखना है। अर्नव ने कहा, जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपडेटेड रखिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। रखता हूँ। बबली ने जैसे ही अर्नव का कॉल एंड किया, तभी उसे बिल्डिंग के गेट के पास हलचल सुनाई दी। उसने तुरंत बालकनी से झांक कर देखा, निहाल की गाड़ी और पुलिस की जीप, दोनों सोसाइटी के गेट के अंदर आ रहे थे। निहाल की गाड़ी से उतरने के अंदाज से ही समझ आ रहा था कि वो कितने गुस्से में था। क्या रवैया होगा निहाल का श्रेया के साथ? कैसे हैंडल करेगा वो ये हालात? क्या वो श्रेया पर नाराज होगा या उसकी हालत देखकर पिघल जाएगा? क्या पुलिस कभी जान पाएगी कि मंगर कौन था और वो इतनी आसानी से कैसे भाग सका? क्या मोनिका शेरगिल का अपने बेटे को श्रेया से मिलाने का प्लान अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? एपिसोड 87 निहाल के सवाल। जैसे ही निहाल की गाड़ी पुलिस जीप के साथ सोसाइटी बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसी, श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वो अब तक जितनी मजबूत और गुस्सैल दिख रही थी, अब वो उतनी ही थकी हुई और हारी हुई लग रही थी। निहाल को देखकर उसे ये सुकून आ गया था कि वो अब उस डर को, उस सदमे को महसूस कर सकती है जो उसे अपने घर में चोर देखकर हुआ था। क्योंकि अब सिचुएशन को संभालने के लिए, उसे और वंश को प्रोटेक्ट करने के लिए निहाल आ गया था। निहाल जिससे उसका कोई रिश्ता तो नहीं था, पर उसे भरोसा था कि वो दुनिया के खिलाफ श्रेया और वंश की ढाल है। निहाल गाड़ी से उतरते ही श्रेया के पास भागा भागा आया और घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर जज्बाती होते हुए बोला, श्रेया, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, वंश ऊपर है न बबली के साथ? श्रेया कमजोर पड़ते हुए बोली, हम सब ठीक हैं, निहाल। पता नहीं वो चोर कैसे और कहां से? श्रेया की हिम्मत की दीवार चरमराने लगी थी। उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। वो निहाल को ठीक से जवाब भी नहीं दे सकी, और अपने चेहरे पर रखे हुए उसके हाथ पकड़कर रोने लगी। निहाल का दिल रो पड़ा और उसने श्रेया के आंसू पोंछते हुए कहा, सच है, बस मैं आ गया हूं न, हम कुछ नहीं होगा तुम्हें और वंश को। मैंने कंप्लेंट भी कर दी है और देखो मैं पुलिस को भी साथ लेकर आया हूं। श्रेया, इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से छानबीन भी करेंगे और उस चोर को ढूंढ भी निकालेंगे। पुलिस कांस्टेबल्स तुम्हारे फ्लैट के बाहर तैनात रहेंगे। ओके, अब रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो फिर इंस्पेक्टर गुनीत भल्ला, आप प्लीज अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कीजिए। अभी श्रेया और बबली बात करने की हालत में नहीं है। इज इट ओके अगर आप इनसे आखिर में सवाल करें तो? इंस्पेक्टर गुनीत भल्ला ने कहा, मिस्टर शेरगिल, तुसी चिंता न करो, 80 पहला गार्ड्स तो पूछताछ करांगे।
बिल्डिंग दे आसपास तफ्तीश करांगे, फिर श्रेया मैडम और भाविका जी से सवाल करांगे। निहाल ने कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर भल्ला। श्रेया, चलो ऊपर चलते हैं हम। अब डरने की कोई बात नहीं है। श्रेया के आंसू पोंछते हुए, उसके कंधे पर एक बांह रखे हुए, दूसरे हाथ से मजबूती से उसका हाथ थामे हुए, निहाल श्रेया को लिफ्ट की तरफ ले गया। सोसाइटी के सभी लोग श्रेया और निहाल को कुरेने वाली नजर से देखने लगे। हालांकि सबको श्रेया और उसके बेटे की चिंता थी। अफसोस भी था कि उसके घर में चोर घुस आया, पर इस तरह निहाल को श्रेया के लिए रात के 2 बजे पुलिस लाते देख, निहाल को श्रेया को इस तरह हिम्मत बंधाते देख, संभालते देख जैसे वो उसकी बीवी हो, उसके दोस्त गर्वहुजा की नहीं, सबकी नजर में ये नजारा खटकने लगा था और उन्हें यकीन आने लगा था कि निहाल श्रेया का सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका हमसफर भी बनता जा रहा था। दो दोस्तों के बीच भावना होती है, जज्बात होते हैं, पर वो कशिश नहीं होती जो दो प्यार करने वालों के बीच होती है, और इस मुश्किल वक्त में श्रेया और निहाल के बीच वही कशिश थी। तो बस, जैसे जैसे इंस्पेक्टर गुनीत भल्ला और उनके कांस्टेबल्स ने अपनी छानबीन और पूछताछ शुरू की, वैसे वैसे बिल्डिंग के घरों में दबी जुबान में एक बार फिर श्रेया और निहाल के रिश्ते का जिक्र छिड़ने लगा। दूसरी तरफ लिफ्ट के अंदर कदम रखते ही श्रेया को एहसास हुआ कि वो अपने पैरों पर भी निहाल के हाथों के सहारे खड़ी है। उसने खुद को संभाला और बहुत हौले से उसने निहाल का हाथ छोड़ दिया और उसके सीने से दूर होते हुए बोली, थैंक्स निहाल, मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। निहाल ने सीरियस होते हुए कहा, इट इज ओके श्रेया, तुम्हें शौक लगा है, तुम अभी डरी हुई हो, मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मैं तुम्हें इसके लिए न तो कोई ताना मारूंगा और न ही जज करूंगा। श्रेया ने कहा, नहीं नहीं निहाल, मेरा मतलब वो नहीं था, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने मुश्किल वक्त में मुझे बुली करोगे या सिचुएशन का कुछ और मतलब निकालोगे। बस तुम आ गए तो अब मैं सेफ फील कर रही हूँ, और इसलिए अब मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे सहारे को महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साथ होना ही मेरे लिए गारंटी है कि अब सब ठीक है और अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरी हुई श्रेया इतनी मासूम और नाजुक लगा रही थी, और उसकी थकी हुई आवाज इतनी शांत थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि श्रेया ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी की होगी। निहाल का दिल पिघल गया और वो श्रेया को देखते हुए ये सोचने लगा कि क्या श्रेया हमेशा उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, हमेशा उसके साथ इतनी ही शांत और प्यारी नहीं रह सकती। निहाल को श्रेया की ये नज़र पसंद थी, क्योंकि इस नज़र से श्रेया निहाल को एक रक्षक की तरह देखती थी, जो उसे पूरी दुनिया से बचा सकता था, एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद की तरह नहीं, जिसने चाहे अनचाहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लिफ्ट रुकी तो निहाल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और श्रेया को बिना छुए, उसे सहारा देते हुए, निहाल श्रेया को फ्लैट पर ले आया। दरवाजा खुला हुआ था और 2-4 पड़ोसी बाहर कॉरिडोर में श्रेया के फ्लैट की निगरानी कर रहे थे, ताकि अंदर बैठी बबली को बिल्कुल भी अनसेफ न फील हो। पर जैसे ही उन सब ने लिफ्ट से श्रेया के साथ निहाल को निकलते हुए देखा तो दबी जुबान में फुसफुसाते हुए अपने घरों के अंदर लौट गए कि हो न हो निहाल ने श्रेया की लाइफ में उसके एक्स हस्बैंड गर्वहुजा की जगह ले ली है, वरना पूरे चंडीगढ़ में इसका कोई और दोस्त नहीं था इस मुसीबत के वक्त घर बुलाने के लिए। बिना बात के उस दिन सोसाइटी ऑफिस में सबको लेक्चर दिया निहाल शेरगिल ने। देखो तो साथ तो ऐसे चला आ रहा है जैसे यही श्रेया का पति हो। पड़ोसी आपस में ये सब बुदबुदाते हुए वापस अपने घरों में चले गए, और निहाल और श्रेया के फ्लैट के अंदर आ गए। अंदर बैठी हुई बबली का चेहरा सफेद पड़ रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी, क्योंकि अब उसे निहाल के सामने मजलूम शिकार होने का नाटक करना था। उसे डर ये था कि निहाल अब चोर और चोरी के बारे में पुलिस से 10 गुना ज्यादा सवाल करेगा। बस बबली कुछ ऐसा न बोल बैठे कि निहाल को ये शक हो जाए कि ये सब उसकी मॉम अर्नव और बबली की मिली भगत है। बबली ने अपने आप को कड़ा किया और वो निहाल से मिलने के लिए धीरे से सोफे से उठी। बबली ने कमजोर आवाज में कहा, निहाल। घर के अंदर कदम रखते ही निहाल ने फिक्रमंद होकर एक दोस्त की तरह बबली के हाथ पकड़ते हुए
उसके सिर में चोट ढूंढते हुए उससे कहा। निहाल ने कंसर्न के साथ कहा, शुक्र है कि तुम ठीक हो, बबली। कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें? आर यू फीलिंग ओके, बबली? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? श्रेया, तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, होश ही नहीं रहा, निहाल, डॉक्टर को बुलाने का। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके। बबली घबराकर बात काटते हुए बोली, नो, रिलैक्स श्रेया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, निहाल। वो चोर ने मेरे सिर के पीछे सिर्फ मुझे बेहोश करने के लिए हाथ मारा था। बस उसकी वजह मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अगर मुझे लगेगा कि दर्द ज्यादा है तो मैं खुद बता दूंगी। अभी वैसे भी मैं इतने शौक में हूं कि डॉक्टर तो दूर, किसी से भी मिलने की हालत नहीं है मेरी। प्लीज अंडरस्टैंड निहाल, अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं इतना डर गई थी कि मुझे लगा कि वो कहीं मुझे मार ही न दे। निहाल ने समझते हुए कहा, दैट इज ओके, बबली, तुम्हारा कंफर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। वंश, उसने तो चोर को नहीं देखा ना, श्रेया? आई होप नॉट। बच्चे ऐसे खतरनाक लोगों को देखकर जिंदगी भर के लिए उनका डर पाल लेते हैं। श्रेया ने कहा, नहीं, बस वही एक अच्छा बात रही, निहाल। उस चोर की ऊधम मचाने से भी वंश की नींद नहीं खुली। बस नींद में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था वो शायद, बट उठा नहीं। और अगर कल सुबह उसे कोई ये बताए ही न कि घर में चोरी हुई है तो उसे आइडिया भी नहीं होगा कि घर में चोरी नाम की कोई चीज भी हुई है। निहाल बोला, आई सी। निहाल खुद तसल्ली करने के लिए वंश के कमरे में गया और उसने देखा कि वंश आराम से रजाई में सो रहा है, एक शांत और प्यारे चांद जैसा, जिसे ये खबर भी नहीं कि उसकी असल दुनिया में अभी अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है। निहाल के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान उभर आई। उसने अपने सोते हुए बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसका माथा चूमकर चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गया। और फिर उसने श्रेया और बबली से पूछा, अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि वो चोर अंदर आया कैसे, ये चोरी हुई कैसे और उसने चुराया क्या? क्योंकि उसके बाद मैं तुम दोनों से इस चोरी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सो रिलैक्स, आराम से याद करो कि क्या हुआ था और मुझे सही सही बताओ कि वो चोर अंदर आया कैसे और उसने एग्जैक्टली किया क्या। निहाल का ये सवाल सुनकर जहां एक तरफ बबली को झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ श्रेया को अजीब लगा। निहाल भला ये सवाल क्यों पूछ रहा है? पूछताछ करने के लिए, छानबीन करने के लिए, तलाशी लेने के लिए पुलिस आई तो है नीचे। पर निहाल अपने सवाल पर अड़ा रहा, उसे जवाब चाहिए था बस। निहाल के सवालों से बबली को तो झटका लगना ही था, क्योंकि अब उसे निहाल को मनगर के घर के अंदर घुसने की कहानी ऐसे सुनानी थी जिससे निहाल को बिल्कुल भी शक न हो कि मनगर फ्लैट के अंदर बबली की मर्जी से घुसा था। श्रेया को निहाल के सवाल इसलिए अजीब लग रहे थे क्योंकि उसे इस वक्त निहाल के ये पुलिस जैसे सवालों की जरूरत नहीं थी। उसे निहाल के साथ की, उसके सहारे की और उसकी हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि अभी अभी एक कड़वे सच ने श्रेया को एक गहरी नींद से जगाया था। और वो कड़वा सच ये था कि कोई भी गुंडा, चोर, उच्च का उसका पीछा कर सकता था, उसके घर के अंदर घुस सकता था और उसे और वंश को नुकसान पहुंचा सकता था और श्रेया शायद कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे में उसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान दिख रहा था जो उसकी और वंश की हिफाजत कर सकता था और वो था निहाल शेरगिल। इसलिए जब निहाल ने अचानक हिम्मत बढ़ाना छोड़कर चोरी को लेकर सवाल शुरू किए, श्रेया को अजीब भी लगा और उसका दिल भी दुखा, पर उसने अभी निहाल की खिलाफत करना ठीक नहीं समझा। बस इसलिए बबली और श्रेया ने निहाल को अपने अपने नजरिए से और उनके साथ जो घटा था उसके हिसाब से चोरी की पूरी घटना सुना दी। बबली ने निहाल से कहा कि वो अपने बेडरूम के अटैच्ड बाथरूम से बाहर निकल रही थी और तभी उसने चोर को बालकनी की खिड़की के रास्ते अंदर आते हुए देखा। इससे पहले कि वो कुछ करती या शोर मचाती, उस चोर ने उसके सिर के पीछे हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया।
श्रेया ने कहा कि चोर की आवाज से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो चोर वंश का वीडियो गेम सेट उठाकर ले जा रहा है। उसने उसका पीछा किया तो वो बालकनी के रास्ते गायब हो गया। निहाल ने जैसे जैसे श्रेया और बबली के मुंह से ये वृतांत सुने, उसने वंश का कमरा और बबली का कमरा घूमकर देखा और फिर उसने श्रेया से परेशान होकर कहा, श्रेया, आई थिंक हम सब लोग गलत समझ रहे हैं। श्रेया ने हैरान होते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं निहाल, क्या गलत समझ रहे हैं हम? निहाल ने कहा, हम ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे घर चोर चोरी करने आया था, पर मुझे लगता है कि वो चोर था ही नहीं। श्रेया झटका खाते हुए बोली, क्या? निहाल का ये अनुमान सुनकर श्रेया हैरान रह गई थी और बबली के होश उड़ गए थे। निहाल को कैसे आइडिया हो गया कि मंगर चोर नहीं था? क्या वो इस बात की तह तक जाएगा? क्या बबली, मोनिका और अर्नव की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी? क्या इन तीनों का भांडा फोड़ हो जाएगा? एपिसोड 88 बेवकूफ श्रेया। श्रेया निहाल को उलझी हुई नजर से देख रही थी। निहाल ये किस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहा था? अगर चोर श्रेया के घर में चोरी करने नहीं आया था तो क्या करने आया था? क्या सेंस था निहाल की इस बात का? और बबली, उसकी हालत पर तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत बिल्कुल सही बैठ रही थी। निहाल का ये अनुमान सुनकर कि मंगर चोर ही नहीं था और इस घर में चोरी करने नहीं आया था, बबली की तो वही स्थिति हो रही थी कि उसे काटो तो खून। निहाल ने श्रेया का हैरान और बबली का परेशान चेहरा देखा तो उसने गहरी सांस लेकर सीरियस होते हुए कहा, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को समझ ही नहीं आया कि मैंने अभी अभी क्या कहा। श्रेया ये सुनकर उलझन में पड़ जाती है, निहाल, मुझे सचमुच समझ नहीं आया कि तुमने अभी अभी क्या कहा। मेरे घर में चोरी हुई है, बबली पर अटैक हुआ है और तुम हमारी पूरी कहानी सुनने के बाद अचानक ये कह रहे हो कि वो चोर चोरी करने ही नहीं आया था। किस बेसिस पर ये अंदाजा लगा रहे हो तुम? निहाल ने कहा, अभी समझाता हूँ। अगर वो चोर चोरी करने के इरादे से तुम्हारे फ्लैट में घुसा था तो बताओ क्या चुराया उसने? वंश का 5000 का वीडियो गेम सेट, जबकि वो तुम्हारा लॉकर खोलकर वहां से कैश और गहने चुरा सकता था। वो भी छोड़ो, कौन सा चोर एक बच्चे के रूम में जाकर उसके खिलौने चुराता है? थिंक अबाउट इट, श्रेया। वो चोर तुम्हारे कमरे में नहीं, एक बच्चे के कमरे में चोरी करने के लिए घुसा। क्या तुम्हें ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी? तुम बताओ, बबली, वो चोर तुम्हारे रूम की बालकनी के रास्ते अंदर आया था ना? क्या चुराया उस आदमी ने तुम्हारा? बबली हड़बड़ाते हुए बोली, ज्यादा कुछ तो नहीं चुराया उसने निहाल, बस मेरे सोने की इयररिंग्स और मेरी घड़ी जो मैंने बेड साइड पर सोने से पहले उतार कर रखे थे। पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम, निहाल? कोई खास वजह? निहाल ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, खास वजह है। और वो वजह ये है बबली कि तुम्हारी उंगली में कम से कम 1.5-2 लाख की हीरे की अंगूठी है, गले में सोने की चेन है जिसमें पन्ने का पेंडेंट है। वो चोर तुम्हें बेहोश कर देता है, और ये जानते हुए कि तुम खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ सोने के बूंदे और 20,000 की घड़ी लेकर चला जाता है, और तुम्हारे पहने हुए गहनों को छूता भी नहीं। I mean, खुद सोचकर देखो यार, तुम लोग किस टाइप का चोर है ये? या तो बहुत शातिर है या बहुत बेवकूफ। कम ऑन गर्ल्स, तुम्हें कैसे वो नहीं दिखाई दे रहा जो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ? मैंने तुम दोनों से चोरी की कहानी इस इरादे से पूछी थी कि जब इंस्पेक्टर भल्ला तुम दोनों से सवाल करे तो तुम दोनों में कोई हिचकिचाहट न हो, पर तुम दोनों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद यहाँ कहानी ही और है। श्रेया, बबली, सीरियसली, क्या मेरी ये बात समझना इतना मुश्किल है? बबली की तो अब वो नौबत हो चुकी थी कि वो फर्श की तरफ देखते हुए मन ही मन विश कर रही थी कि किसी तरफ बस ये मार्बल की बनी धरती फटे और वो उसमें समा जाए। निहाल का शक, उसका चोरी की असली वजह का इतना सटीक अंदाजा, और उसकी बार बार सवाल करती नजर, बबली का वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने जवाब में बुदबुदाते हुए निहाल से हड़बड़ाहट में बस इतना कहा,
मुझे तो तुम्हारी बात का लॉजिक समझ नहीं आ रहा निहाल, कि तुम इस बात को मनवाने पर क्यों उतारू हो कि वो चोर यहाँ किसी और इरादे से आया था। उस आदमी ने हमारा कोई और नुकसान तो किया है नहीं, तो फिर और किस इरादे से आया होगा वो यहाँ। श्रेया, तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम निहाल की बात से सहमत हो? श्रेया सोचते हुए बोली, सहमत का तो पता नहीं, बट निहाल, आई थिंक जो तुम कह रहे हो वो सच भी हो सकता है, क्योंकि आज रात को करीब 10 बजे नताशा की उस स्टूपिड पार्टी से लौटते वक्त एक प्रॉब्लम हुई थी, और उस प्रॉब्लम ने आज मेरा घर तक पीछा भी किया था। निहाल ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? और तुमने या धनिक ने मुझे बताया क्यों नहीं? टेल मी। श्रेया, ये सुनकर श्रेया बुरा महसूस करने लगती है। आई एम सॉरी निहाल, बट मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हर छोटी बड़ी बात के लिए मैं तुम्हारे सहारे की आदत नहीं डालना चाहती निहाल। मुझे लगा कि छोटी प्रॉब्लम ही है, इसलिए मैंने धनिक को भी मना किया कि वो तुम्हें कुछ न बताए। निहाल ने नाराज होते हुए कहा, श्रेया, तुम ना, मुझे इस वक्त तुम्हारी इस लापरवाही पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर अभी तुम्हारे साथ ये चोर वाला हादसा न हुआ होता ना, तो मैं तुम्हें अच्छी खरी खोटी सुनाता। अब बताओगी भी क्या हुआ था रास्ते में, या मैं दोबारा पूछूं? श्रेया घबराते हुए बोली, एक आदमी ने मेरा पीछा किया था निहाल, एक भूरे रंग की गाड़ी में, और वो भी बिल्डिंग तक। निहाल हैरानी से श्रेया के साथ हुआ वाकया सुनता रहा, किस तरह एक अजनबी ने उसे घर तक फॉलो किया, और जब श्रेया उसका सामना करने उसके पास गई, तो वो अपनी गाड़ी में था ही नहीं। अब निहाल का शक यकीन में बदलने लगा कि ये पूरा मामला चोरी का है ही नहीं। उसने श्रेया की बात खत्म होने पर, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उससे पूछा, तो एक बात बताओ तुम श्रेया, अभी जब तुम नीचे गार्ड से पूछताछ करने गई थी, तो क्या वो भूरी गाड़ी अभी भी बिल्डिंग के बाहर पार्क थी? श्रेया ने याद करते हुए कहा, ओ नो, अब तुमने पूछा है तो मुझे याद आया है कि नहीं, अब वो गाड़ी बिल्डिंग के बाहर नहीं है। निहाल ने भड़कते हुए कहा, पता था मुझे। निहाल के गुस्से और उसकी झल्लाहट का ठिकाना न रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया इतनी इमैच्योर और गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती है। निहाल ने गुस्से में पानी का गिलास टेबल पर पटका और श्रेया पर गरजते हुए बोला, श्रेया मल्होत्रा, तुम्हारे दिमाग के अंदर अक्ल नाम की चीज है या नहीं? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो यार? श्रेया ने हर्ट होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी निहाल, तुम मुझ पर किस बात के लिए नाराज हो रहे हो? अगर वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था तो इसमें मेरी क्या गलती है? निहाल पलटकर बोला, व्हाट? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? आर यू सीरियस? क्या तुम्हें सचमुच अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारी गलती क्या है श्रेया? एक अनजान आदमी ने तुम्हें एक सुनसान रोड पर फॉलो किया। शक होने पर वो अचानक रोड से गायब हो जाता है, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार करता है। और जब तुम उससे सवाल करने जाती हो तो वो गाड़ी में से गायब भी हो जाता है। और ठीक 1-2 घंटे के बाद तुम्हारे घर में सो-कॉल्ड चोरी होती है, जिसमें वो आदमी नाम के लिए 2-3 चीजें चुराता है, क्योंकि अगर तुम्हारी आंख न खुलती, तो चोरी करना तो उसका इरादा कभी था भी नहीं। बेवकूफ लड़की, अगर तुमने पार्टी से निकलते ही उस आदमी से खतरा महसूस करने के बाद मुझे फोन करके ये बात बता दी होती। चलो, मुझे छोड़ो, अगर मुझसे मदद मांगने में तकलीफ थी, तो पुलिस से मदद मांग ली होती, तो ये नौबत ही ना आती। बट नो, 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 तुम्हें तो हर जगह अपनी अक्ल लगानी है, और किसी से मदद मांगने में तो वैसे भी श्रेया मल्होत्रा की नाक कट जाती है। इतना कहकर इमोशनल और परेशान होकर निहाल कहता है, 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ साथ मेरे मासूम बेटे की सेफ्टी भी जुड़ी है। अगर उसे कुछ हो जाता, तो मैं क्या करता श्रेया? क्या गारंटी थी तुम्हारे पास कि वो आदमी सिर्फ तुम्हारे लिए खतरा था, मेरे बेटे वंश के लिए नहीं? आई मीन, मैं यूं ही बरसता चला जा रहा हूं, या मेरी बातें तुम्हें समझ में भी आ रही हैं? ये सुनकर श्रेया रुआंसा हो जाती है। हाँ, मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, निहाल।
तुम मुझे बेवकूफ तो कह ही रहे हो, पर उसके साथ साथ तुम मुझे एक गैर जिम्मेदार माँ भी ठहरा रहे हो, जिसने अपने बेटे की सेफ्टी खतरे में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। डॉट। और जो तुम ये बार बार वंश को मेरा बेटा कह रहे हो ना निहाल, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 4.5 साल तक तो तुम जानते भी नहीं थे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई बेटा है भी या नहीं। डॉट। और इतने साल इस बेवकूफ श्रेया ने ही उसे पाला है, उसे दुनिया की हर बुरी नजर से, हर बुरे वक्त से बचाया है। माना मुझसे गलती हुई और मैं उस आदमी से जुड़े खतरे की संजीदगी को समझ नहीं पाई, मगर मैं इतना जानती हूँ कि अगर वो चोर मेरे वंश की तरफ आंख उठाकर भी देखता तो मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सकती थी। और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निहाल। मेरी अभी ये कंडीशन नहीं है कि मैं रात के 3 बजे तुमसे झगड़े करती फिरूं। निहाल इस पर थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा, क्यों नहीं? तुम लड़कियों के पास अपनी गलती को मानने से बचने के लिए यही तो बेस्ट जवाब होता है कि मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। फाइन, मत करो बात मुझसे। मैं वैसे भी इस वक्त तुमसे किसी भी बात पर उलझने के मूड में नहीं हूँ। नेहाला का ये गुस्सा और नाराजगी देखकर श्रेया, जो पहले ही बहुत घबराए और बौखलाए हुई थी, उसने निहाल को एक नाराजगी भरी नजर से देखा और भागकर अपने रूम में चली गई। और उसने अपने रूम का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंज उठी। बबली के मुंह से तब जाकर कोई बात निकली और वो ये थी, निहाल, तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। ये गलती तो किसी से भी हो सकती थी ना। श्रेया वैसे ही कितनी परेशान है और तुम भी उस पर इस तरह बरस पड़े। निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, बबली, प्लीज, मैं इस वक्त श्रेया की वकालत सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम फिलहाल थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ी देर आराम कर लो। इंस्पेक्टर भल्ला कुछ ही देर में ऊपर आते होंगे, तुमसे और श्रेया से सवाल पूछने और घर चेक करने। मैं वंश के रूम में हूँ, बबली धीरे से बोली। पर निहाल, तुम श्रेया की सिचुएशन समझने की। निहाला बबली की बात सुनता तो समझता ना। वो तो तीर की तरह वंश के रूम में चला गया और उसने भी अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बबली 2 मिनट तक तो शौक में श्रेया और निहाल के कमरों के बंद दरवाजे देखती रही और उसे लगा कि वो चक्कर खाकर वहीं फर्श पर ढेर हो जाएगी। नो नो नो, ये उसके सामने सामने क्या हो गया था? श्रेया और निहाल को नजदीक लाने के प्लान की धज्जियां उड़ गई थीं। कहाँ तो मोनिका शेरगिल ने ये सोचा था कि इस हादसे के बाद श्रेया और निहाल नर्म पड़ जाएंगे और वंश की सेफ्टी के खातिर एक साथ शेरगिल मेंशन में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ठीक 10 मिनट पहले, यानी निहाल के गुस्से का बॉम्ब फूटने से पहले वो हो भी रहा था। निहाल श्रेया को संभाल रहा था, श्रेया निहाल के साथ सेफ फील कर रही थी और उसमें सहारा ढूंढ रही थी। हवा का रुख बिल्कुल सही दिशा में था। और फिर एक और झगड़ा, और इस बार झगड़े के जिम्मेदार वो दोनों नहीं, बल्कि ये प्लान था। अब क्या होगा? और ये तो कोई छोटा मोटा झगड़ा था भी नहीं, वंश की सेफ्टी को लेकर था। बबली ने तुरंत निहाल की मां मोनिका को कॉल करने की सोची, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसका फोन तो वंश के कमरे में है। और ठीक उसी वक्त पर वंश के कमरे से बबली के फोन के बजने की आवाज आई। बबली का दिल बैठने लगा, क्योंकि ये कॉल सिर्फ और सिर्फ अर्नव का ही हो सकता था। और निहाल उस रूम में था। क्या होगा अब? क्या निहाल वो फोन उठा लेगा? क्या बबली, अर्नव और मोनिका शेरगिल के प्लान का राज निहाल और श्रेया के सामने खुल जाएगा? एपिसोड 89 टच की काट। बबली के हाथ पैर फूल रहे थे, उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था, उसके माथे से पसीना बह रहा था। जैसे जैसे वंश के कमरे से बबली के फोन के बजने की आवाज आ रही थी, उस हर घंटी के साथ बबली को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान तिल तिल कर निकल रही है। और फिर धीरे से वंश के रूम का दरवाजा खुला और बबली का फोन हाथ में लिए हुए निहाल बाहर निकला। निहाल ने बबली का वो बजता हुआ फोन अपनी हथेली में रखा हुआ था और उसकी हर घंटी के साथ निहाल की आंखों में उभरते हुए सवाल बबली को मुजरिम करार दे रहे थे। और आखिर वही हुआ जिसका बबली को शुरू से डर था।
निहाल ने फोन बबली की आंखों के सामने करते हुए शक और हैरानी के साथ उससे पूछा। बबली, ये मेरा मैनेजर अर्नव तुम्हें रात के 3:30 बजे क्यों फोन कर रहा है? बबली पिछले 5-6 घंटों में इतने झूठ बोल चुकी थी कि उसे लगा कि अब अगर वो कोशिश भी करेगी तो भी ठीक से झूठ नहीं बोल पाएगी, और वो भी निहाल के सामने, जिसकी नजर और सवाल इतने पैने थे कि उसने घर के अंदर आते ही पता लगा लिया था कि मंगर घर के अंदर चोरी करने आया ही नहीं था। बबली का गला सूखने लगा और उसने निहाल को जवाब देने की कोशिश करते हुए घबराते हुए कहा, पता नहीं। निहाल ने कड़क अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, वो यहाँ आकर खुद बता देगा कि वो इतनी रात को एक लड़की को कॉल क्यों कर रहा है। इतना कहकर निहाल ने फोन उठा लिया। अर्नव, सॉरी, बबली अभी बिजी है, इसलिए तुम अपने इस बॉस से ही बात कर लो, जिसके पास से तुम मोटी सैलरी तो लेते हो, पर जिसके यहाँ काम के वक्त तुम ऐसे गायब होते हो, जैसे गधे के सर से सींग। अब बेचारा अर्नव, जो इस वक्त पास के एक ढाबे पर बैठा चाय के साथ पराठे खा रहा था, निहाल की आवाज सुनकर उस बेचारे के पराठे का निवाला तो उसके हलक में ही फंस कर रह गया। निहाल शेरगिल ने कहां से बबली का फोन उठा लिया, और क्यों? अर्नव तो बबली को इसलिए रेगुलर कॉल कर रहा था ताकि वहां का माहौल जानकर वो मोनिका को बता सके, जो कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करके चंडीगढ़ की तरफ रवाना होने वाली थी। अब उसे क्या पता था कि उसका बॉस बबली का फोन उठा लेगा। अर्नव निहाल की कड़क आवाज सुनकर इतना डर गया कि ढाबे की मंजी से ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे निहाल उसके सामने ही हो। अर्नव ने हड़बड़ा कर निहाल से हिचकिचाते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। निहाल ने चिढ़कर कहा, गुड मॉर्निंग होने वाली है अर्नव। जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सब छोड़कर इसी वक्त श्रेया के फ्लैट पर पहुंचो, समझे? अर्नव ने घबराते हुए कहा, यस सर, मैं बस अभी आया सर, पास के ढाबे पर ही पराठे खा रहा था सर, आपके लिए भी ले आऊं क्या सर? निहाल ने बौखलाते हुए कहा, ओह शट अप अर्नव। निहाल ने कॉल काटी और बेचारे अर्नव के तो ऐसे हाल हो गए जैसे निहाल ने उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया हो। उसने ढाबे के मालिक से घबराई हुई आवाज में बिल लाने के लिए कहा, तो ढाबे के मालिक दिलावर जसरोतिया ने कहा, हैं जी, तुसी चले प्रा जी, पर दिलावर के पराठे तो तुसी ठीक से खाए वे नी, की होया, दसो ता सही। अर्नव ने कहा, अरे होना की हैगा दिलावर पाजी, मेरा बॉस है ना निहाल शेरगिल, आपको तो मैंने बताया ही है उनके बारे में, बस उनके चक्कर में रोज डांट खा रहा हूँ। तुसी बस ये दुआ करो कि उनका घर बसाने के लिए जो मैं चारों तरफ से जूते खा रहा हूँ ना, उनका वो घर बस जाए। दिलावर बोला, क्या अर्नव पाजी, आप भी ना? अरे सच्चे दिल के हो तुसी, और जिनका दिल सच्चा होता है ना, रब उनकी सब सेटिंग कर देता है जी। दिलावर के पराठों की कसम है जी, जो मशहूर है जी चंडीगढ़ से लेकर बठिंडा तक। अगर आपका वो निहाल शेरगिल अच्छा बंदा है ना, तो जी आप उसके लिए जो भी अच्छा करने चले हो, वो सच होगा ही। अभी आप जाओ, बिल्शिल छोड़ो, सवेरे आना और दिलावर के साथ पराठे खाना जी, फिर लेगा दिलावर आपसे पैसे जी। अर्नव ये सुनकर खुश होते हुए बोला, यार दिलावर पाजी, दिल जीत लेंदा ही तुसी, मानना पड़ेगा, जलवा है आपका। मैं आता हूँ सुबह में फिर। चंगा जी। दिलावर इस कहानी में सिर्फ एक मुसाफिर है जो शायद अर्नव से चंद मिनटों के लिए ही मिलता है, पर उन चंद मिनटों में उसे वो हिम्मत, वो खुशी दे जाता है, जो उसके लिए आगे का सफर आसान कर जाता है। शायद ऐसे ही लोगों को रब्बे बंदे कहते हैं। तो बस, दिलावर जसरोतिया की बात सुनकर अर्नव ने खुद को तसल्ली दी कि वो निहाल का गुस्सा भी संभाल लेगा और उसकी भविका जी की आन और इज्जत भी। ये ठानते हुए अर्नव अपनी बाइक पर बैठा और श्रेया के फ्लैट के लिए निकल गया। दूसरी तरफ, श्रेया के फ्लैट में इंस्पेक्टर भल्ला अपने कांस्टेबल्स के साथ पहुंच चुके थे। बबली और निहाल से नाराज श्रेया से पूछताछ करते हुए वो पूरे घर को चेक कर रहे थे, चोर कहां से आया और उसने क्या चोरी की वगैरह वगैरह। निहाल इस वक्त वहां मौजूद नहीं था क्योंकि वो वंश को लेकर, जो कि आधे घंटे पहले जाग चुका है, बिल्डिंग के नीचे चला गया था।
वो हरगिज नहीं चाहता था कि वंश अपने घर में पुलिस को देखे या इस नाजुक उम्र में ये जाने कि उसके घर में चोर घुस आया था। निहाल वंश को हर उस प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता था जो उसके मासूम दिल और दिमाग को उलझन में डाल सकती थी। निहाल ने एक 24 आवर खुली दुकान से वंश को चॉकलेट दिलवाई थी और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए नीचे घुमा रहा था। जब वंश ने निहाल से पूछा कि वो सुबह 4 बजे नीचे क्यों घूम रहे हैं और घर पर मम्मा और बबली आंटी से मिलने कौन आया है, तो निहाल ने वंश को गोद में उठाकर कहा कि उसकी मम्मा उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हैं और एक सीक्रेट अंकल इस वक्त घर में मम्मा और बबली आंटी के साथ वो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वंश बच्चा था, इसलिए उसने अपने पिता का ये झूठ खुशी खुशी मान भी लिया। पर निहाल वंश की तरफ बेपरवाह और श्रेया की तरह लापरवाह नहीं हो सकता था। जब से श्रेया ने उसे उस भूरी गाड़ी वाले आदमी के बारे में बताया था, तब से निहाल का दिमाग वही था, कौन हो सकता था वो आदमी। श्रेया और वंश को चंडीगढ़ आए हुए 3 महीने हो चुके थे। अभी तक तो ऐसे किसी इंसान ने श्रेया पर इस तरह नजर नहीं रखी थी। ये आदमी न तो रौनक हो सकता था और न ही नताशा का कोई प्यादा। रौनक तो श्रेया से सामने से मिल रहा था, उसे गिफ्ट्स दे रहा था। नताशा भी करीबन श्रेया से रोज मिल रही थी और उसे भी श्रेया के पीछे किसी को लगाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर ये आदमी और कौन हो सकता था? निहाल ने गुस्सा ठंडा होने के बाद श्रेया और बबली से कहा था कि वो इंस्पेक्टर भल्ला को उस गाड़ी वाले के बारे में कुछ न बताए। जब नाराज श्रेया ने पलटकर पूछा कि क्यों, पुलिस से इंफॉर्मेशन छिपाने में कौन सी समझदारी है, तो निहाल ने काफी कसे हुए लफ्जों में उसे जवाब दिया था कि कौन जाने वो आदमी कितना सरफिरा और कितना खतरनाक है। अगर उसे आइडिया भी हो गया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो श्रेया और वंश की जान के पीछे भी पड़ सकता है। और श्रेया को अपनी जान की फिक्र हो या न हो, निहाल को अपने बेटे वंश की और वंश की मां की बहुत फिक्र है। इसलिए निहाल अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने सोर्स लगाकर उस आदमी का पता करेगा, और जब उसे जरूरत लगेगी वो खुद पुलिस को अप्रोच करेगा। और फ्लैट से निकलते ही उसने अपने आदमियों को उस काम पर लगा भी दिया था। यही सब सोचते हुए निहाल वंश को लेकर सोसाइटी के कंपाउंड में घूम रहा था। तब तक ऊपर श्रेया के फ्लैट में इंस्पेक्टर भल्ला की तफ्तीश पूरी हो चुकी थी। उन्होंने आराम से श्रेया और बबली को हॉल में बिठाकर उनसे कहा, देखो मैडम जी, पुलिस के महकमे में मैनू हो गए ने 10 साल, ठीक है जी। और मैं आपको पूरी गारंटी दे साथ बता देता हूँ जी, कि ये जो आपके घर विच होया है न, ये चोरी दा मामला नहीं हैगा। अब उसदे फेस ते मास्क सी, क्योंकि तुसी शायद उसे जानदे हो। पर इतना तो पक्का है कि वो चोरी करने आपके फ्लैट में नहीं घुसा था। श्रेया ने बिदकते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप इतने शो कैसे हैं? अगर चोर चोरी करने नहीं आया था तो मुझे, मेरे बेटे को या मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाने आया था, तो उसने फिर ऐसा किया क्यों नहीं? इंस्पेक्टर भल्ला समझाते हुए बोला, श्रेया जी, अगर पुलिस शो नहीं होगी तो क्या मुजरिम शो होंगे? मैनू पता है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जी। टोटल 732 केस हैंडल किए हैं जी, इस गुनीत भल्ला ने। क्राइम सीन देखकर समझ जाता हूँ कि मुजरिम क्या करने आया था और क्या करके गया हैगा। इसलिए मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि आपके घर में जो ये ब्रेक इन हुआ हैगा ना, ये तो जी कोई बहुत भारी पर्सनल मैटर है। न तो वो बंदा आपके घर चोरी करने आया था और न ही आपको मारने। ये सुनकर श्रेया हैरान होकर बोली, व्हाट? न चोरी करने और न मारने? एक्सक्यूज मी सर, तो मुझे ये समझाइए कि चोर या आपकी जुबान में मुजरिम मेरे घर में घुसा क्यों होगा? फिर क्या चाहता होगा वो हमसे? इंस्पेक्टर भल्ला ने कहा, मैडम जी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको न जी एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, हैं जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो तुसी। चंडीगढ़ के पास जो ये मोहाली नाम की जगह है न जी, वहाँ का एक केस था। एक बुजुर्ग जोड़ी के घर में न रोज रात को एक औरत दिखाई देती थी। न वो चोरी करे और न वो उनको मारे, कुछ न जी। वो बस उधर भटकती थी जी। केस हमारे पास आया तो मैनू लगा कि माजरा न भूत का है न चोर का, बात कुछ और ही हैगी। जब मैंने अपने तरीके से तफ्तीश की
तो मैनू पता लगया कि वो जो लेडी थी न वो उनकी पड़ोसन ही थी। वो सिर्फ उन बुजुर्गों को डरा रही थी ताकि वो 10 एकड़ की वो जमीन और घर छोड़कर चले जाएं और वो औरत और उसका भाई वो सारी जायदाद हड़प लें। एक भी रुपया दिए बिना जी। अब तुसी समझे कि मैं की केंदा पे। इंस्पेक्टर भल्ला की ये बात सुनकर श्रेया और बबली दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। श्रेया के इसलिए क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि निहाल भी सही कह रहा था और ये इंस्पेक्टर भी। वो आदमी श्रेया और वंश को डराने के लिए उसके घर के अंदर घुसा था, ना कि चोरी करने या उसे मारने के लिए। बबली के तो होश उड़ने ही थे क्योंकि उसकी आंखों से सामने पूरे प्लान की पोल खुल रही थी। और खुल रही हर परत के साथ बबली का ये डर बढ़ता ही चला जा रहा था कि उनका भांडा कभी भी फूट सकता है। अगर पुलिस मंगर तक पहुंच गई तो खेल ही खत्म। श्रेया और निहाल के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उस खाई को भरना नामुमकिन हो जाएगा। किसी तरह ये मामला ठंडा हो जाए बस। बबली को पसीने पसीने होते देख इंस्पेक्टर भल्ला ने आखिर बबली से पूछ ही लिया, भाविका मैडम जी, आप पूरी पूछताछ में चुप ही रहे हो जबकि उस चोर ने मारा तो आपको ही है। ये और गल है कि वो चोट आपको सर दे विच महसूस होंदी पे है, पर हमें दिख नहीं रही। मैडम जी, मैं आपको सीधे सीधे पूछ लेता हूँ जी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? क्योंकि मैनू समझ नहीं आ रहा कि बिना अंदर से चिटकनी खुले वो आदमी बालकनी के रास्ते घर के अंदर घुसा कैसे? श्रेया ने बिलबिलाते हुए कहा, क्या आप भाविका पर शक कर रहे हैं? इंस्पेक्टर भल्ला ने कहा, हाँ जी श्रेया मैडम। तो बोलिए भाविका मैडम जी, क्या जवाब है आपके पास? बबली अब टूटने की कगार पर थी। अब वो इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। तो अब क्या करेगी बबली? सब सच कह देगी। इंस्पेक्टर भल्ला के सवालों के बोझ के तले टूट जाएगी। बता देगी वो श्रेया को कि उसने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। एपिसोड 90 यूसहा खाई क्या है? श्रेया को विश्वास नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर गुनीत भल्ला बेचारी बबली से ऐसी बात पूछ भी सकते हैं। एक तो वो लड़की वैसे ही उस चोर से चोट खाने के बाद दहशत में है। श्रेया खुद इस गिल्ट में है कि बबली उसके घर में रुकी और उसके साथ ये हादसा हो गया, और इस सब के ऊपर ये थानेदार साहब बबली पर ही शक कर रहे हैं। नो वे, श्रेया ये होने ही नहीं दे सकती थी। इसलिए इससे पहले कि बबली कोई झूठ बुनने की कोशिश करती या प्रेशर में आकर सब सच बोलकर मोनिका शेरगिल की सारी मेहनत मिट्टी में मिला देती, श्रेया ही बबली को तकलीफ और एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी और उसने इंस्पेक्टर भल्ला से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप गेस्ट रूम की बालकनी की खिड़की की चिटकनी की बात कर रहे हैं तो फिर सॉरी, आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं। भाविक यहाँ सिर्फ 2 रातों के लिए रुकने आई है। मेरे घर की कौन सी खिड़की की चिटकनी खराब है या ठीक है, ये भला इस बेचारी को कैसे पता होगा? जिस बालकनी से वो आदमी घर के अंदर आया था, उस बालकनी की खिड़की की चिटकनी मुझसे ही शाम को खुली रह गई थी, जब मैं पौधों को पानी देने गई थी। मेरी लापरवाही थी, इसलिए आप प्लीज भाविका को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराए। और आप उस पर शक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर भल्ला ने झेपते हुए कहा, श्रेया मैडम जी, शक करना सादा काम है जी। मेरे दिमाग विच सवाल सी, मैं पूछ लिया और तुसी मैंने बता देता। ठीक है, मान लेता हूँ कि घर में चोर आपकी ही लापरवाही से घुसा होगा। अब मैं चलाऊंगा जी, जितने भी फिंगरप्रिंट मिले हैं उनको रिकॉर्ड से मैच करके देख दे। हाँ, अगर कोई पुराना पापी होगा तो रिकॉर्ड्स में दिख ही जाएगा। आप अपना ध्यान रखें जी। कुछ दिन तक 2 कांस्टेबल आपकी पहरेदारी करेंगे क्योंकि चोरी दा मामला तो ये है गानी। और तुसी भाविका मैडम जी, कल अस्पताल जाके अपना चेकअप करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये प्रोसीजर है कि हमें फाइल करना है। विक्टिम ठीक है? ओके है न जी ये, या आपको इस पे भी एतराज हैगा? ये सुनकर बबली शर्म से जमीन में गिरते हुए बोली, नो ऑफिसर, मुझे कल चेकअप करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद पुलिस स्टेशन आकर आपको रिपोर्ट की कॉपी दे जाऊंगी। एंड प्लीज बिलीव मी, मैंने आपको और श्रेया को जो भी बताया है सच ही बताया है। इंस्पेक्टर भल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स,
मैनू यकीन है कि तुसी सच ही कह रहे हो। एनीवे, मैं हूं जल्दा। हाँ श्रेया जी, अगर आपको कोई भी खतरा लगे या कुछ याद आए तो मेरा नंबर आपके फोन विच है, ठीक है? फिर वो अपने साथी को आवाज लगाते हुए बोला, चलो भाई सब, केस के बाकी धागे असी पुलिस स्टेशन विच खोलांगे। चाय दे नाल। देखते ही देखते इंस्पेक्टर भल्ला और उनकी टीम श्रेया के फ्लैट से निकल गए। उनके जाते ही बबली ने शर्मिंदा और इमोशनल होकर श्रेया से पूछा, श्रेया, तुमने ऑफिसर भल्ला से झूठ क्यों कहा? श्रेया ने अनजान बनते हुए कहा, झूठ? मैंने कौन सा झूठ कहा उनसे? जो कुछ उन्हें बताना जरूरी लगा, बता तो दिया। बबली ने कहा, श्रेया, प्लीज ऐसे अनजान मत बनो मेरे सामने। जब इंस्पेक्टर भल्ला ने पूछा कि मुझसे बालकनी की खिड़की की चिटकनी कैसे खुली रह गई, तो तुमने सफेद झूठ कहा कि वो तुमसे खुली रह गई थी। ये सफेद झूठ है यार, और मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे इस तरह डिफेंड करो। श्रेया ने घबराते हुए कहा, भविका, अरे तुम रोने क्यों लगी? बबली बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भविका हूं, बबली नहीं। इसलिए सच तो यही है कि खिड़की की चिटकनी मुझसे खुली छूटी। वो आदमी मेरी गलती की वजह से तुम्हारे घर के अंदर घुसा। इसलिए जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। और ऊपर से तुम इतनी अच्छी बनकर, मुझे पुलिस के आगे शर्मिंदा होने से बचाकर मुझे इतना छोटा फील करवा रही हो कि मैं तुमसे आंखें मिलाना तो दूर, तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही। श्रेया, प्लीज मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनो। तुम्हें कुछ नहीं पता, ओके? मैं इस लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ मैं। इतना कहकर बबली सोफे पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी। श्रेया के तो होश उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक बबली को हो क्या गया। वो कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही थी। श्रेया ने तो बस उसे ऑफिसर भल्ला के सामने अनकंफर्टेबल फील करने से बचाया था, क्योंकि वो बेचारी ऑलरेडी उस चोट से मिली चोट के सदमे में थी। श्रेया को बबली का ये एक्सट्रीम रिएक्शन समझ में तो नहीं आया, पर उसने बबली को बहुत प्यार और समझदारी से हैंडल किया और उसे पानी पिलाते हुए, उसके बाल सहलाते हुए उससे कहा, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हें बबली के रूप में अपनाने में, अपनी दोस्ती के उस मील के पत्थर तक पहुंचने में वक्त लग रहा है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, या मैं तुम्हें वो इल्जाम फेस करने के लिए छोड़ दूं। ये तुम्हारे साथ सरासर ज्यादती है, भाविका। अगर तुमसे वो कुंडी गलती से खुली रह भी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंस्पेक्टर भल्ला तुम्हें ही ब्लेम करने में लग जाएं। तुम्हारी हालत समझे बिना तुमसे कुछ भी उलूल जुलूल सवाल करें, तुम पर इल्जाम लगाएं और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूं। नो वे, तुम मेरी दोस्त हो और मेरे घर में मेहमान हो। तुम्हें डिफेंड करना, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना मेरा फर्ज है। वो भी तब जब मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि न तो तुम्हारा किसी चोर उच्चके के साथ कोई लेना देना हो सकता है, और न ही तुम अब ऐसा कोई काम कर सकती हो जिससे मुझे या मेरे वंश को कोई नुकसान पहुंचे। औक, अब रोना बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। और निहाल को कॉल करके बोल दो कि वंश को लेकर ऊपर आ जाए। चाय पीनी है तो पिए, नहीं तो वंश को ऊपर छोड़कर चला जाए। बबली ने धीरे से कहा, श्रेया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम निहाल के ऊपर नाजायज नाराज हो रही हो? उसके साथ कुछ ज्यादा हाश भी हो रही हो। I mean, वो सिर्फ तुम्हारी और वंश की सेफ्टी को लेकर कंसर्न था, और इस बात से थोड़ा डर भी गया था कि कोई तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारी बिल्डिंग तक आ पहुंचा। श्रेया भड़कते हुए बोली, अगर फिक्र थी तो मुझसे एक फिक्रमंद साथी की तरफ बात करता ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? उसने मुझसे ये बात कही भी कैसे कि मैं अपने बेटे की जान को लेकर लापरवाह हूँ? क्या हक है उसे मुझसे ऐसे बात करने का? 4 दिन का बाप है वो वंश का, और मैं उसकी माँ तब से हूँ जब से वो मेरी कोख में था। उसे मैंने पैदा किया है, मैंने पाला है, हर अच्छे बुरे की समझ मैंने दी है, भविका। मैंने उसके बुखार में रात रात भर में जाएगी हूँ। वंश का पहला हंसना, रोना, पहला कदम लेना मैंने जिया है, निहाल ने नहीं।
वंश की जिंदगी में बाप की कमी मैंने पूरी की है, निहाल ने नहीं। क्या पता है निहाल को अपने बेटे के बारे में? वो किस बात पर हंसता है, किस बात पर रोता है, उसे कौन सा मौसम अच्छा लगता है, उसे किस खाने से एलर्जी है, वो रणविता मासी की कौन सी बात से डरता है और उनकी किस बात पर उनके गले लग जाता है। ये सब मुझे पता है। भाविका, उसकी माँ श्रेया मल्होत्रा को, उसके कल के आए बाप निहाल शेरगिल को नहीं। इसलिए वो कोई नहीं होता मुझ पर उंगली उठाने वाला और मुझसे ये कहने वाला कि मुझे मरे बेटे की जान की परवाह नहीं, या मैं उसकी सेफ्टी को लेकर लापरवाह हूँ। इसलिए मैं उस पर नाराज हूँ, भाविका, और लंबे टाइम तक नाराज ही रहने वाली हूँ। तुम उसे फोन करके बुला लो, मैं चाय बनाती हूँ और फिर तुम मुझे बता देना कि तुम नाश्ते में क्या खाओगी, ठीक है? बबली दबी हुई आवाज में कहती है, हाँ ठीक है। बबली निहाल को कॉल लगाते वक्त श्रेया की पूरी बात में छिपे दर्द को महसूस कर पा रही थी। अगर निहाल अपनी जगह सही था तो श्रेया भी अपनी जगह पूरी तरह से सही थी। शायद श्रेया निहाल से ज्यादा सही थी। निहाल वंश की लाइफ में तब आया था जब वंश और श्रेया की लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त बीत चुका था। श्रेया वंश को दुनिया की बदनामी से, दुनिया के कीचड़ से बचा चुकी थी। बाप के बिना ही वंश को एक अच्छी जिंदगी दे रही थी। वंश एक इज्जतदार औरत के बेटे की लाइफ जी रहा था जिसमें भले ही बाप की कमी थी, पर वंश की ये जिंदगी बाप के नाम की मोहताज नहीं थी। कब देखा था निहाल ने कि श्रेया ने कितनी मुश्किलों से ये फैसला लिया होगा कि वो एक ऐसे बच्चे को दुनिया में लेकर आएगी जिसके बाप का पता तो दूर की बात, वो उसका चेहरा तक नहीं जानती। कहाँ था निहाल जब श्रेया ने रणविता मासी के सहारे वंश के दुनिया में आने का 9 महीने का इंतजार काटा होगा? कहाँ था निहाल जब श्रेया ने पहली बार अपने बेटे का चेहरा देखकर इस डर का सामना किया होगा कि वो उसे इस दुनिया में ले तो आई है पर उसे बिना बाप के इस दुनिया में पहचान कैसे देगी? क्या निहाल था श्रेया के पास जब श्रेया ने अपने बेटे को अपने अतीत और अपनी बदनामी के अंधेरों से दूर रखने के लिए गर्व आहूजा के नाम की कहानी बुनी होगी और हर बार वंश से उसके पिता के बारे में झूठ बोलते वक्त वो अंदर से कितना जली होगी? नहीं, इन सब हालातों में निहाल शेरगिल दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं था। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, पर वंश की लाइफ में पिता बनकर आने के बाद उसके हक को श्रेया से कंपेयर करना और उसकी ममता पर उंगली उठाना, इसमें निहाल का कसूर जरूर था। खैर, बबली के फोन करने पर निहाल वंश को गोद में उठाए वापस फ्लैट पर आ गया। वंश निहाल की गोद से उतरकर अपनी मां के पास भागा और उसकी टांगों से लिपटते हुए उससे पूछने लगा कि श्रेया ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। श्रेया को निहाल से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और न ही वो उससे कुछ पूछना चाहती थी। वो समझ गई कि निहाल ने ऑफिसर गुनीत भल्ला को लेकर वंश से कोई झूठ बोला है। श्रेया मुस्कुराए और चाय बनाते हुए उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उससे कहा कि अगर मम्मा अभी सब राज खोल देंगी तो वंश को सरप्राइज में मजा नहीं आएगा। वंश खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपनी मां के गाल सहलाने लगा। ये प्यारा नजारा देखकर शायद निहाल को अफसोस भी हुआ कि उसने श्रेया की ममता पर, एक अच्छी मां होने पर सवाल उठाया। पर इससे पहले कि निहाल उस पछतावे से डील करता, अचानक अर्नव दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अर्नव को देखते ही बबली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया क्योंकि वो निहाल के चेहरे की लकीरें देखकर बता सकती थी कि अब निहाल अर्नव से पहला सवाल क्या करेगा। और वही हुआ। इससे पहले कि अर्नव कुछ भी कह पाता, निहाल ने ही उससे पूछ लिया। ग्रेट, अब जब तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत मिल ही गई है, तो वहीं से बता दो कि तुमने बबली को 3:30 बजे कॉल क्यों किया था। अर्नव अब क्या जवाब देगा निहाल को? क्या बबली उसकी मदद करेगी या निहाल के गुस्से का कहर उस पर टूटेगा? कैसे खत्म होगा निहाल और श्रेया का ये झगड़ा? क्या आखिर कामयाब होगा? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।